नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस छोटी सी YouTube चैनल पर। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक बिल्कुल छोटी सी हैबिट को डेवलप करके अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो और कामयाबी को चूम सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है एक बुक की ऑडियो समरी जिसका नाम है लोक व्यवहार इन हिंदी, इंग्लिश में कहें तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी, चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का नाम है सच्ची तारीफ़ करें और कामयाबी को चूमें। यानी कि जब हम इस हेडिंग को ही अगर समझ लेते हैं कि सच्ची तारीफ़ करनी है हमें और कामयाबी को आप इजीली चूम सकते हो। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उठो और कुछ काम करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता आपको नुकसान पहुंचाती है। यानी कि अगर आप कम नींद लोगे उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो एंग्जाइटी, जो चिंता आप कर रहे हो ना, उससे आपको इन कंपैरिजन ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्राइड ने कहा था, किसी भी कार्य को करने के पीछे आदमी की ना दो मूल इच्छाएं होती है। पहली, महान बनने की अभिलाषा कि वो उस काम को करेगा तो महानता उसे प्राप्त होगी। दूसरी होती है सेक्स की आकांक्षा, जो कि ह्यूमन नेचर या साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। यानी हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसी बात को कुछ अलग ढंग से अमेरिका के महान दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर जॉन ड्यू ने इस तरह कहा था, मानव प्रकृति में महानतम आकांक्षा की अगर हम बात करें, यानी कि डिज़ायर एक प्रकार की, वो होती है महान बनने की आकांक्षा। यानी कि इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, पद में, फाइनेंशियली, उसके अंदर एक इच्छा पाई जाती है उसके सॉफ्टवेयर में, वो है महान बनने की इच्छा। इस पूरे संसार में सिर्फ एक तरीका अपनाकर ही हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं। सोचिए क्या है वह तरीका। यह आसान सा तरीका है उस खास आदमी में उस खास काम को करने की इच्छा जागृत करना, यानी कि उसके अंदर डिज़ायर को उत्पन्न करना। यह बात दिमाग में रख लें कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दूसरों से काम करवाने का। हाँ, यह अलग बात है कि आप किसी के सीने पर बंदूक तान कर बैठ जाएं और उससे अपनी घड़ी या फिर निकालने के लिए कहने लगे, या फिर अपने से नीचे के कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसे कोई काम करने के लिए विवश कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव तरीका है। एक बच्चे से भी आप कोई काम जबरन यानी ज़बरदस्ती से नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप उसे बुरी तरह से पीटते हैं या फिर किसी अन्य तरह से उससे पिटाई करते हैं तो वह कोई काम ज़रूर करेगा, लेकिन ये एक हिंसक तरीका होगा और जिसके बहुत ही ज़्यादा दुखद परिणाम होंगे। इस तरह सिर्फ एक तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह चीज़ देना जिस चीज़ के आप इच्छुक हैं। यानी कि आप जो चाहते हैं, अगर सामने वाले आपको वो चीज़ दे दे तो आप उसके फ़ैन हो जाएंगे। आखिर आप किस चीज़ के इच्छुक हैं? मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं? राइटर हमसे पूछ रहे हैं। वैसे तो हम 20 चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम इतनी आतुरता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन जीना ही असंभव हो जाता है। अधिकतर लोग निम्नलिखित चीज़ों के इच्छुक होते हैं, जैसे कि अच्छा भोजन, भरपूर नींद, बालकों का बेहतर मुस्तकबिल और उनके जीवन का कल्याण, यानी कि उनके जीवन को अच्छा बनाया जा सके, इस प्रकार की इच्छाएं। महत्व की दृढ़ इच्छा, ठीक है। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और जीवन का पूरा संरक्षण, यानी एक प्रकार की सिक्योरिटी, परलोक का सुधार, या फिर सेक्स की आत्मसंतुष्टि, या फिर लास्ट में इतना पैसा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, यानी कि मटेरियलिज्म जो है उसके टॉप पर पहुंच सकें। ऊपर लिखी लगभग सारी आकांक्षाएं तो पूरी हो जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वह आकांक्षा अन्य आकांक्षाओं से भी ज़्यादा दृढ़ होती है और वह आकांक्षा बढ़ती ही रहती है, कभी संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई नहीं होती, और वह आकांक्षा है महत्व की दृढ़ इच्छा।
यानी कि इम्पोर्टेंस, कि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, वो सबसे ज़्यादा दृढ़ इच्छा हर इंसान में साइकोलॉजिकली पाई जाती है। अगर आप इसे पूरा कर दें तो आप के जो फॉलोवर्स हैं इस दुनिया में वो मिलियंस बिलियंस के अंदर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र की शुरुआत इस तरह की थी, हर किसी को अपनी तारीफ़ अच्छी ही लगती है। विलियम जेम्स ने इस बात को कुछ इस तरह कहा था, हर आदमी मन की गहराई से यही चाहता है कि उसे तारीफ़ मिले, उसे सराहा जाए। ठीक है, इस बात का भी तो कोई अर्थ हुआ। तो जो बात फ्राइड ज़ोयोन ड्यूई ने कही थी, अन्य सारी दबी इच्छाओं को शांत हो जाती है, सिर्फ यही एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, यानी कि स्टेबल है। और वह दुर्लभ आदमी जो लोगों की इस तारीफ़ की भूख को संतुष्ट करने में सफल हो जाता है, लोग पूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं, यानी कि उसके नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। दूसरे लोग उससे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को दफनाने वाले तक उसकी जो मौत है ना, उस पर भी शौक मनाएंगे। यही तो मुख्य अंतर होता है इंसानों और जानवरों में। यह उस समय की बात है जब मैं मिसूरी के फार्म पर काम करता था तथा मेरे पिताजी बढ़िया नस्ल के शानदार जो होते हैं ड्यूरॉक जर्सी सूअरों और वह मवेशियों को ले जाया करते थे। हमें अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिल चुके थे। मेरे पिताजी ने गर्व से सफ़ेद मलमल के कपड़े पर नीले रिबन लगा रखे थे वहाँ पर। ठीक है, जब भी कोई हमारे घर में आता था तो मेरे पिताजी बड़े गर्व से उस मलमल के टुकड़े को उसे दिखाते थे। एक छोर को मेरे पिताजी पकड़ते थे और दूसरे छोर को मैं। सोचिए, क्या सूअरों को अपने द्वारा जीते गए रिबन्स की कोई जानकारी थी? नहीं, वह इस बात की कोई परवाह करते नहीं थे, संभवतः नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके पास दिमाग नहीं है। वह पुरस्कार तो मेरे पिताजी को महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट होने का एहसास कराते थे, जिससे उनकी छाती जो थी वो गर्व से चौड़ी हो जाती थी। यह महत्वपूर्ण आकांक्षा तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। यदि उनमें महानता की दृढ़ इच्छा ना होती तो संभवतः सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होता और आज हम भी जानवरों की ही भांति नग्न अवस्था में घूम रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी महत्वाकांक्षा के कारण ही तो एक अनपढ़ और एक निर्धन ग्रोसरी क्लर्क कानून की पुस्तकों में दिलचस्पी लेने लगा था, जिन्हें उनसे 50 सेंट में एक कबाड़ी से खरीदा था। और यह ग्रोसरी क्लर्क जो थे वो और कोई नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन थे। महान उपन्यासकार डिकेंस को भी तो महत्वपूर्ण बनने की दृढ़ इच्छा ने ही उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी आकांक्षा के कारण सर क्रिस्टोफर रैन ने पत्थरों में सिम्फनी लिख दी थी। इसी अभिलाषा के तले दबकर ही तो रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा कर लिए थे और कभी भी उन्हें खर्च नहीं किया था। इसी हार्दिक इच्छा के कारण ही तो आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनवाने के लिए दिन रात पागलों की तरह काम करता है जैसा पूरे शहर में किसी और का ना हो। यह अलग बात है कि उनको इतने बड़े घर की ज़रूरत भी नहीं होती। महत्वपूर्ण होने की यही आकांक्षा तो आपसे नए फैशन के कपड़े पहनवाती है, नए मॉडल की कार खरीदवाती है और यही आकांक्षा आपसे अपने बच्चों की चतुराई के झूठे किस्से भी कहलवाती है। लेकिन यह आकांक्षा तब खतरनाक साबित हो जाती है जब कुछ लड़के लड़कियां गैंग में सम्मिलित होकर अपराध करने लगते हैं। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने एक बार रहस्योद्घटना किया था कि हर युवा दोषी आदमी भी अहंकार से भरा होता है। वह भी चाहता है कि वह सुर्खियों में आए और इसी इच्छा के फलीभूत होकर वह गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले उन समाचार पत्रों पर दृष्टि डालता है जिन्होंने उसे रातों रात हीरो बना दिया।
सज़ा को लेकर वे बेफिक्र रहते हैं। वे तो इसी बात को सोच सोच कर खुश रहते हैं कि उनकी तस्वीर किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्म या टेलीविज़न स्टार की तरह, किसी बड़ी राजनेता की तरह छपी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि किस बात से आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इसी बात से तो आपके चरित्र यानी कि कैरेक्टर का निर्धारण होता है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण ले सकते हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट है ये पर्सन, क्योंकि इनका एक कोट है जो कि आपको सभी को पता होगा कि स्कैम 1992 एक ऐसा कुछ वेब सीरीज़ आई थी, तो उसके अंदर एक जॉन डी रॉकफेलर का एक डायलॉग उन्होंने बताया था कि माय फेवरेट डायलॉग, डोंट बी एफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही हद तक चेंज किया है, डिसीजंस लेने में इसने बहुत सहायता की है। हो सकता है आपको भी कुछ फ़ायदा करे। तो चलते हैं आगे। जॉन डी ने चीन पिकिंग शहर में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में ही महत्वपूर्ण होने की अनुभूति होती थी। यानी कि आप पैसा दोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नाम लिखा हुआ, तो आप ऐसा लगेगा आपको कि यू आर इम्पॉर्टेंट पर्सन। ऐसे बीसियों निर्धन लोगों के भले ही जिन्हें उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। अगर हम बात करें दूसरी ओर, डिलिंजर नामक लुटेरे को बैंक की डकैती डालने और हत्यारा बनने में ही महानता की अनुभूति होती थी। एक बार जब FBI की एजेंट ने उसे खोज लिया तो उसने बड़े गर्व से कहा, हाँ मैं ही क्षमा चाहता हूँ आपसे, इनका नाम थोड़ा अजीब है, डिलिंजर हूँ। वह तो खुद देश का सबसे कुख्यात दोषी आदमी होने पर भी गर्व का अनुभव करता था। उसने इसलिए तो ऐसा कहा था, मैं ही हूँ, हाँ इस समय मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो रॉकफेलर और डिलिंजर दोनों ही तो महत्वपूर्ण बनना चाहते थे, लेकिन अंतर किस बात का था? अंतर उनकी सोच का था। आप और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उनकी सहानुभूति पाने के लिए कई बार तो लोग बीमार तक होने का बहाना बना डालते हैं। इस बात का सबसे ज्वलंत नमूना श्रीमती मैकिन्ले है। उन्हें तो महत्वपूर्ण होने की अनुभूति तब होती थी जब उनके पति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अपना सारा काम धंधा छोड़कर उनकी अपनी बाहों में लिए बैठे रहते थे तथा उन्हें शांत करते रहते थे। वह अपने पति को लेकर इतनी व्याकुल रहती थी कि दांतों के डॉक्टर के पास भी वह उन्हीं के साथ जाती थी। एक बार जब उनके पति ने ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। ऐसी ही एक स्वस्थ तथा प्रतिभाशाली महिला के विषय में मुझे लेखिका रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने भी मुझे बताया था कि अपने आप को महत्वपूर्ण होने की अनुभव कराने के लिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, यानी कि वो बीमार हो गई। क्या बात है। श्रीमती राइनहार्ट ने मुझे बताया था कि इस औरत को किसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ गया था। संभवतः उसे अपने आगामी जीवन में अकेलापन दिख रहा था। जीवन में कोई आशा नहीं थी। 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी बेटी की सेवा चाकरी करती रही। उसे बिस्तर पर बैठे बैठे खाना देती थी, सारा दिन सेवा में लगी रहती थी। इतने बुढ़ापे में इतना काम। आखिर बेटी की चाकरी करते करते थक हार कर जो बूढ़ी माँ थी वो मर गई। फिर कुछ और दिन बेटी को बिस्तर पर पड़े रहने का बहाना मिल गया। वह माँ की मौत का शौक जो मना रही थी, लेकिन फिर वह उठ गई। उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जीवन को जीना शुरू कर दिया। कई मनोविशेषज्ञों का मत है, यानी कि मानना है कि महत्वपूर्ण होने की जो अनुभूति ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए भी प्रेरित कर देती है। वे लोग पागलपन के स्वप्न लोक में ही खुद को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, क्योंकि असली दुनिया में तो कोई उनको पूछता भी नहीं है। एक सर्वे के अनुसार ये कहा जाता है, अमेरिका में लोग जितने मानसिक रोगों से पीड़ित हैं उतने अन्य किसी बीमारी से भी नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो आप भी इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें।
और अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो फिर ज़रा सोचिए, पागलपन का कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है तथा इसका परिणाम पागलपन होता है। लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेवार समझा जाता है, जैसे कि नशीले या विषैले पदार्थ या फिर कोई दुर्घटनाएं जो उनको याद आती है। लेकिन आधे पागलपन के शिकार लोगों की दिमाग कोशिकाओं में कोई शारीरिक बाधा नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मृत लोगों के दिमागी जो टिश्यूज़ हैं उनको देखा तो वह उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि किसी आम आदमी के होते हैं। तो फिर यह पागलपन का शिकार क्यों होते हैं? मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैं एक ऐसे मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास गया जिसे अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उसने भी साफ कह दिया। लेकिन यह भी सच है कि कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में प्राप्त नहीं होता। इस विख्यात मनोचिकित्सक ने मुझे यह कहानी सुनाई। मेरी एक ऐसी महिला रोगी है जिसकी शादी का अंत बहुत दुखद हुआ था। वह जीवन में प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चे, बढ़िया रहन सहन सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जीवन उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। उसका पति उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। इस बात से उसके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह पागल हो गई तथा अपनी कल्पना में ही उसने अपने पति को तलाक भी दे दिया और अपने आप को कुंवारी समझने लगी। वह विश्वास करने लगी कि अब वह एक अमीर आदमी की बीवी बन चुकी है और फिर वह इस बात पर जोर देने लगी थी कि उसे लोग लेडी स्मिथ कहकर पुकारें। बच्चों को लेकर तो इतनी उत्साहित थी कि वह कल्पना करती थी कि हर रात वह नए बच्चे को जन्म देती है। जब कभी भी उसे देखने जाता था तो वह कहती थी, डॉक्टर साहब, कल रात को यहाँ एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ है। जरा सोचिए, उसके सपनों का महल तो असलियत की आंधियाँ सह नहीं पाया था, लेकिन उसके पागलपन के काल्पनिक महल के सारे सपने सच हो रहे थे। तो फिर यह बात सुखद है या दुखद, मुझे नहीं पता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी बताया, अगर मेरे भीतर इतनी ताकत होती कि मैं उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकूं, तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जितनी खुशी वह आज अपनी पागलपन की अवस्था में है उतनी खुश वह पहले कभी भी नहीं थी। तो फिर हर कोई महत्व की मनोदशा को इतना महत्व देता है कि वह उसके लिए सचमुच पागल भी तो हो सकता है। तो आप सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची या फिर झूठी ही तारीफ देकर कितना महान चमत्कार कर सकते हैं, क्या वह प्राप्त नहीं कर सकते? हमें इतिहास में बीसियों उदाहरण मिल जाएंगे कि किस तरह प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी अभिलाषा को अभिव्यक्त किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि सब उन्हें हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से पुकारें। कोलंबस चाहते थे कि लोग उन्हें एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया कहें। कैथरीन महान तो उन पत्रों को हाथ भी नहीं लगाती थी जिन पर हर इम्पेरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था। श्रीमती लिंकन तो व्हाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर बहुत ज़ोर से दहाड़ती थी, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे सामने बैठ जाओ। सन 1928 में हमारे देश के रईसों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए इस शर्त पर धन दिया था कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों के नाम उनके नाम पर रखे जाएं। महान लेखक शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स प्राप्त करके अपने नाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे।
महान लेखक विक्टर ह्यूगो की हार्दिक इच्छा थी कि पेरिस शहर का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। यह बात उस समय की है जब आयकर नहीं हुआ करता था तथा $50 साप्ताहिक कमाने वाला आदमी बहुत रईस समझा जाता था। चार्ल्स श्वाब अमेरिकी कारोबार से जुड़ा था। फिर एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें सन 1921 में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया था और उस समय श्वाब सिर्फ 38 साल के थे। बाद में श्वाब यूएस स्टील को छोड़कर कठिनाई में फंसी वैथहम स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए थे तथा उन्होंने इसे अमेरिका की सबसे फ़ायदेमंद कंपनियों में शुमार कर दिया था। अब आप सोचिए, एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को वार्षिक $10 लाख या $30,000 प्रतिदिन से अधिक मेहनताना क्यों दिया था? क्या इसलिए कि श्वाब का दिमाग बहुत तेज़ था या फिर इसलिए कि वह इस स्टील उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खुद चार्ल्स श्वाब का मत था यानी मानना था कि उसके नीचे काम करने वाले कई कर्मचारी स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा अधिक जानकारी रखते हैं। श्वाब कहते थे उन्हें इतना अधिक मेहनताना मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि वह लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस व्यवहार कुशलता का रहस्य मुझे बताया था। ऐसे शब्द जो हर किसी की जुबान पर होने चाहिए। हर दुकान, हर दफ्तर, हर विद्यालय में इन शब्दों को टंगवा देना चाहिए। ऐसे शब्द जो बच्चों को जवानी में याद होने चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा की माला को कंठस्थ करने के, जो कभी उनके जीवन में काम नहीं आएगी। लेकिन ये शब्द सदैव ही आपके जीवन में काम आएंगे। ये शब्द हैं अमूल्य शब्द। मुझे ज्ञात है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने की कला है और मैं प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। ये लाइन को आप समझें, दोबारा सुनिए। मुझे ज्ञात है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने की कला है और मैं प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी आदमी की आकांक्षाओं पर इतनी बुरी तरह आघात नहीं करती जितनी कि वरिष्ठ लोगों की आलोचना। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की भूल नहीं करता। मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करने में लगा रहता हूँ ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही तारीफ़ करने में लगा रहता हूँ और गलतियाँ निकालने में कंजूसी कर जाता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं मन से तारीफ़ों के पुल बांध देता हूँ और मुक्त कंठ से उसकी तारीफ़ करने में जुट जाता हूँ। श्वाब तो यह करते थे, लेकिन एक सामान्य आदमी क्या करता है? इसके एकदम विपरीत। अपने कर्मचारियों की कोई बात पसंद ना आने पर उन पर टूट पड़ते हैं और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे भी कुछ नहीं करते। एक बहुत प्राचीन कहावत के अनुसार एक बार गलत काम करने पर हमें बार बार उसके बारे में सुनना पड़ता है, लेकिन 20 सही काम करने पर हमें उसके बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिलता। श्वाब के अनुसार अपनी ज़िंदगी के दीर्घ अनुभव की कला अवधि में संसार के कई महान लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जो निंदा तथा आलोचना के स्थान पर तारीफ़ के वातावरण में अच्छे ढंग से काम ना कर पाता हो। यही तो एंड्रू कार्नेगी की कामयाबी का रहस्य था। कार्नेगी सदैव ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में
खूब तारीफ किया करते थे। अपनी कब्र के पत्थर पर भी कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की तारीफ की थी। खुद के लिए उन्होंने एक स्मृति पत्र लिखा था, जहाँ पर वह आदमी सोया पड़ा है जिसे ज्ञात था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इस सच्ची तारीफ के कारण ही तो जॉन रॉकफेलर इतनी कामयाबी हासिल कर पाए थे। एक बार उनके सहयोगी एडवर्ड टी बेनफोर्ड के कारण दक्षिण अमेरिका में एक ठेके में उनकी कंपनी को 40% नुकसान हुआ और इसके लिए रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि बेलफोर्ड ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और वैसे भी नुकसान तो अब हो ही चुका था। इसीलिए रॉकफेलर उन्हें बधाई देने के अवसर ढूंढने लगे। उन्होंने बेलफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया रहा, हम सदैव ही अपने दिमाग का इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी सच्चाई छिपी है और यही कारण है कि मैं यह कहानी इस पुस्तक में लिख रहा हूँ। एक अनपढ़ महिला ने पूरे दिन की जी तोड़ मेहनत के बाद अपने परिवारजनों के सामने भोजन के स्थान पर भूसे का ऊंचा ढेर रख दिया। पति और बच्चे द्वारा इस विचित्र बर्ताव का कारण पूछने पर उस औरत ने उत्तर दिया, मैं तो सोचती थी तुम्हारा ध्यान इस ओर कभी जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने भूसा रखा जाए या फिर खाना। मैं 20 वर्षों से तुम सबके लिए खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे। यानी कि साधारण सा मतलब है कि उसकी कभी तारीफ किसी ने की ही नहीं। अभी भी कुछ ही समय पहले यह शोध किया गया कि पत्नियां जो हैं घर छोड़कर क्यों भाग जाती हैं। क्या आप जानते हैं इसका मुख्य कारण होता है तारीफ की कमी। बिल्कुल सही सुना, तारीफ की कमी के कारण ऐसा होता है। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पतियों पर भी लागू होती है। लगभग हर एक पति पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं कि वे एक दूसरे के पर्याय में एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक बार मेरी कक्षा के एक सदस्य ने अपनी ज़िंदगी की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक अनुरोध किया था। उसकी पत्नी और दूसरी महिलाएं एक आत्म सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गिरिजाघर गई। एक दिन उस पत्नी ने अपने पति से अनुरोध किया कि वह उसे ऐसी 6 कमियां बता दे जिन्हें सुधार कर वह अच्छी पत्नी बन जाए। उसका पति तो यह सुनकर चकित हो गया। उसने भरी कक्षा के सामने कहा, मुझे यह अनुरोध सुनकर बहुत हैरानी हुई। वैसे तो मैं बड़ी आसानी से 6 तो क्या 600 कमियां की सूची आपके लिए तैयार कर सकता हूं जिनमें सुधार की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरी सुबह तो मैं अन्य दिनों से कुछ जल्दी ही उठ गया और अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाब मंगवा लिए और उन्हें एक साथ लिखकर एक चिट्ठी में चिपका दिए। मुझे तो तुम में 6 तो क्या एक भी कमी नहीं देखी जिसमें सुधार की ज़रूरत हो। मुझे तो तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और उस शाम मेरी पत्नी दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और मैं अपनी इस जीत पर खुश था कि मैं कितना समझदार हूँ, जो पत्नी के अनुरोध करने पर भी उसकी आलोचना नहीं की। अगले रविवार जब वह गिरिजाघर गई तो उसने यह बात सारी महिलाओं को बताई और फिर बहुत सी महिलाओं ने उससे पूछ भी लिया। इतनी बुद्धिमानी की बात हमने तो पहले कभी नहीं सुनी और अब मुझे एहसास हुआ कि जो प्रशंसा है उसमें कितनी शक्ति होती है। लॉरेंस ज़िगफेल्ड ने ब्रॉडवे में धूम मचा दी थी। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिसमें अमेरिकी महिलाओं को ग्लैमरस दिखाने की अद्भुत प्रतिभा घुली हुई थी।
हर बार वह इतनी साधारण महिलाओं का चयन करते थे जिनकी ओर देखना भी ना चाहें, लेकिन जब वह स्टेज पर आती थी तो इतनी ग्लैमरस तथा रहस्यमयी लगती थी कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। आत्मविश्वास तथा तारीफ के महत्व को समझने के कारण ही वे जानते थे कि सिर्फ तारीफ तथा महत्व दिए जाने पर एक साधारण सी युवती भी खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है। वे जनसाधारण की भावनाओं से अवगत थे, तभी तो उन्होंने सामूहिक गायन में काम करने वाली लड़कियों की जो पगार 30 से बढ़ाकर $175 साप्ताहिक कर दी थी। साथ साथ वे विशाल हृदय भी थे। पॉप्टे के मंच की प्रथम रात्रि को उन्होंने सभी सितारों को टेलीग्राम भेजे थे तथा शो में काम करने वाली हर एक कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस का उपहार दिया था। एक बार मेरे सिर पर डाइटिंग का ऐसा भूत सवार हुआ कि मैं लगातार 6-7 दिनों तक भूखा रहा। यह कोई कठिन काम नहीं था। 8वें दिन मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी जितनी कि दूसरे दिन लग रही थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या फिर कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना ना मिले तो वह ग्लानि महसूस करेगा कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार तथा कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल, 60 साल या उम्र भर भी नहीं करते और फिर उन्हें अपराध बोध नहीं सताता। हम सब यह क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी तो भोजन की ही तरह हमारी दैनिक ज़रूरत है। प्रसिद्ध अभिनेता है एल्फ्रेड लुंट ने एक बात बोली थी कि मुख्य भूमिका निभाते समय कहा था, मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है मेरे स्वाभिमान का पोषण। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है मेरे स्वाभिमान का पोषण, यानी मेरे खुद का जो अभिमान है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इस चीज़ का अगर मुझे पोषण मिले तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा और उस आदमी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा पूरी ज़िंदगी भर। हम सभी अपने दोस्तों, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजन को शारीरिक पोषण तो देते हैं पर्याप्त मात्रा में, परंतु उन्हें आत्मसम्मान का पोषण देना भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। ऊर्जावान बनने के लिए हम उन्हें बीन्स, पनीर, आलू ऐसे बहुत सारे चीज़ें देते हैं, लेकिन तारीफ़ के 2 शब्द बोलना भूल जाते हैं जो वर्षों तक उनकी यादों में सुबह की मधुर संगीत की तरह गूंजते रहेंगे। एक रेडियो कार्यक्रम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में पार्ल हावे ने बताया था कि किस तरह से सच्ची तारीफ किसी आदमी की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना सुनाई। चलिए हम सुनते हैं घटना क्या है। वर्षों पहले डेट्रॉइट की एक अध्यापिका ने लेवी मॉरिस से कहा था कि वह कक्षा में गायब हुए चूहे को ढूंढने में उसकी मदद करे। उस अध्यापिका ने लेवी मॉरिस की खूब तारीफ की कि ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उसे सूंघने की अद्भुत शक्ति प्रदान की है। लेवी में तो कुछ खास था तो जो उस अध्यापिका ने उसकी श्रवण शक्ति की तारीफ की थी, इससे पहले किसी ने भी इतनी तारीफ नहीं की थी। वर्षों बाद लेवी अब यह बात मानती है कि वह तारीफ के 2 शब्द उनके जीवन में मील के पत्थर साबित हुए। उस घटना के पश्चात तो उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को चमत्कारी रूप से विकसित कर लिया और फिर लेवी वंडर के स्टेज का नाम का जो चोगा पहनकर 70 के दशक के एक महान गीतकार तथा पॉप गायक बन गई। हाँ, कई पाठक बंधु मेरी इस बात से एक मत नहीं होंगे। उन्हें तो तारीफ चापलूसी, मक्खन पॉलिश करना लगती है। वह तो कहते हैं कि मैंने इनका उपयोग बहुत बार करके देख लिया है। समझदार लोग तो इससे और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। चापलूसी समझदार लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती, यह एकदम बकवास होती है। लेकिन
कई लोगों में तारीफ़ की इतनी तृष्णा होती है कि वे चापलूसी को भी सच्ची तारीफ़ मानकर निगल जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से तड़पते हुए आदमी को घास और कीड़े मकोड़ों में भी अमृत लगता है। चापलूसी पसंद तो महारानी विक्टोरिया भी बहुत थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने इस बात को स्वीकार किया था कि वे महारानी की चापलूसी करते थे। डिज़रायली ब्रिटेन के जाने माने योग्य, सुसंस्कृत तथा चतुर निपुण आदमी थे। वह तो इस कला में निपुण थे, यानी कि टॉप पर थे। अब तो वस्तु उनके काम आ गई। ज़रूरत नहीं कि वह आपके और मेरे लिए भी उतनी ही प्रभावशाली हो। चापलूसी नकली सिक्का है जिससे लंबे समय में नुकसान अधिक और फ़ायदा कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाज़ार में लेकर घूमें तो कठिनाई में पड़ जाएंगे जनाब। इस तरह तारीफ़ तथा चापलूसी में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक असली होती है तो दूसरी नकली, एक सोना है तो दूसरा पीतल, एक दिल से निकलती है दूसरी दांतों से निकलती है, एक निस्वार्थ होती है दूसरी स्वार्थपूर्ण होती है, एक की हर एक जगह प्रशंसा होती है दूसरे की हर एक जगह निंदा होती है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मैक्सिको सिटी के एक पैलेस में मैक्सिकन हीरो जनरल अलावरो की प्रतिमा देखी। उसी प्रतिमा के नीचे जनरल ऑर्गेबॉन की फ़िलॉसफ़ी के अमूल शब्द लिखे हुए थे। उन दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं, बल्कि उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते नहीं थकते। बहुत बड़ा रहस्य इस छोटी सी लाइन में छिपा है। इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप भी चापलूसी करें। मैं तो आपसे एक अलग ही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक नया जीवन शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ। बकिंगम पैलेस की अपनी स्टडी की दीवार पर सम्राट जॉर्ज पंचम ने सूत्र वाक्य टांग रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य यह था, मुझे कोई यह सिखा दे कि मैं ना तो किसी की झूठी तारीफ़ करूं और ना ही किसी की झूठी तारीफ़ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। चापलूसी की यही परिभाषा तो एक बार मैंने कहीं पढ़ी थी जो इस तरह थी, चापलूसी का अर्थ है सामने वाले को वही बात बताना जो वह अपने बारे में सोचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, आप चाहे जो भी भाषा को उपयोग कर लें, आप सदैव वही बात कह सकेंगे जो आप हैं, यानी आप उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको चापलूसी ही करनी है तो सबकी चापलूसी करके आप सरलता से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम अपना लगभग 95% खाली समय अपने खुद के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं और बाकी का 5% समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे लोगों की अच्छाइयों के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो सिर्फ सच्ची तारीफ़ करेंगे क्योंकि तब हमारे दिमाग में उस आदमी की अच्छाइयाँ घूम रही होंगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची तारीफ़ पाना व देना दोनों ही दुर्लभ से हो गए हैं। हम आम तौर पर अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाने पर उसकी तारीफ़ करना भूल जाते हैं, या फिर जब आपकी बेटी अच्छा केक बनाती है तो आप सोचते हैं कि अगर तारीफ़ कर दी तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज़ में नहीं आता जनाब, जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई तारीफ़ में आता है। और आपको खाना सचमुच में स्वादिष्ट लगे तो उससे रसोइये तक यह संदेश अवश्य भिजवा दें। जब कोई थका हारा सेल्समैन आपके साथ बहुत शिष्टाचार से पेश आए तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें।
हर एक सार्वजनिक वक्ता, हर एक गिरजाघर का पादरी, हर एक नेता यह समझता है कि यदि श्रोतागण की भीड़ में से एक भी आदमी ताली ना बजाए या फिर उसकी कही बात की तारीफ ना करे तो उसे कितना खराब लगता है, उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। यही बात दुकानों, दफ्तरों, कर्मचारियों, सहयोगियों, हमारे परिजन तथा मित्रों सभी पर समान रूप से लागू होती है। हमें यह बात सदैव अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे सारे संगी साथी मनुष्य हैं और मनुष्य को तारीफ के दो बोल जरूर चाहिए। जो उसकी सिक्का है, जो असली सिक्का है, जिसे हर कोई अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। अपनी हर एक दिवस की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी को छोड़ने का प्रयत्न करें और आप चकित रह जाएंगे कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की नन्ही नन्ही लौ प्रज्वलित हो जाएंगी, जो आपकी अगली यात्रा से आपको गर्माहट ज़रूर देंगी। न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिविटी की पामेला डलहेम की अनेक जिम्मेवारियों में से एक जिम्मेवारी यह थी कि उन्हें एक नया जेनिटर सुपरविज़न करना था, जिसका काम काफ़ी ख़राब था। दूसरे साथी कर्मचारी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि वह बहुत बकवास काम करता है, वह बहुत गलत बात थी, है ना, क्योंकि इस समाज के वातावरण में दुकान का बहुत सारा कीमती समय तो ऐसे ही नष्ट हो जाया करता था। पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने की बहुत कोशिश की, बहुत तरीके आजमाए, लेकिन सब निष्फल रहे। फिर उसने देखा कि कभी कभी तो वह कर्मचारी किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया करता था। इसीलिए पैम ने सोचा कि अब की बार वह उस कर्मचारी की तारीफ दूसरे लोगों के सामने ज़रूर करेगी। तारीफ पाकर तो वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके काम को सराहते भी हैं, तो सच्ची तारीफ के परिणाम भी सक्रिय निकले, जबकि आलोचना तथा मजाक से कुछ भी हासिल नहीं हो सका। यदि आप लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तथा उनकी निंदा करेंगे तो कभी भी सक्रिय परिणाम नहीं निकलेंगे, ना ही कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए एक पुरानी कहावत को मैंने अपने शीशे पर चिपका कर रखा है, इस रास्ते पर मैं सिर्फ एक ही बार चलूँगा, इसलिए अगर मेरे किसी काम से किसी का भला हो सकता है तो वह अच्छा काम भी कर दूँगा। मैं इसे ना तो मुस्तकबिल के हवाले करूँगा, ना मैं अनदेखा करूँगा, क्योंकि इस पथ पर मैं दोबारा नहीं लौटूँगा। इमर्सन ने भी बहुत पते की बात कही थी, हर एक आदमी में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो मुझसे अच्छी है, मैं फ़ौरन ही वह बात सीख लेता हूँ। अब अगर वह बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आप सबके बारे में तो 1000 गुना अधिक उपयोगी होगी। हमें सिर्फ अपनी ही उपलब्धियां तथा इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भी भूल जाना चाहिए। खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए, ऐफ मुक्त भाव से गले लगाना व प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरी में पूरे ध्यान से संजो कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा था वह आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वह कभी नहीं भूल पाएगा। आप उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप उत्साहित हो जाएंगे। तो जनाब, ये थी हमारे छोटा सा चैप्टर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आपने हर इंसान की तारीफ़ करनी है, चाहे कितनी बदतर से बदतर सिचुएशन हो। आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। एक सभी के लिए गिफ्ट है, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आप अपने जीवन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और डीप से जानना चाहते हो, ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो, तो आपने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं आपको जो भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडी या जो आप प्रोफेशन में हो उसके साथ साथ अपने जो पर्सनैलिटी है उसको और बढ़ा सकते हो और पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो।
इसी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।